हालात भी कुछ ऐसे ही है। कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को लेकर सक्रिय है, लेकिन अजीत जोगी है जो मानते ही नहीं। दूसरी तस्वीर भोपाल की, जहां गरौट विधानसभा चुनाव के बीच एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश को लेकर के। आखिर क्यों फेल हो रही है मोहन प्रकाश की रणनीति, क्यों वो कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर भी भोपाल की, जहां कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर नया आरोप लगाया है, तो फिर मंत्री बिना समय गवाए ही पलटवार के लिए सामने आ चुके हैं। मामला खदान का है तो सियासी खेल भी लाजमी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी जैसे लाइलाज हो गई है। यहाँ के दिग्गजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन अजीत जोगी अलग राग अलाप रहे हैं। मानो छत्तीसगढ़ में वो समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रमों की जानकारी संगठन को भी नहीं होती है। तो बात और है कि सुर्खियां बटोरने में वो सफल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस का सरकार को घेरने के लिए कोई प्रदर्शन है, या फिर दिल्ली से पार्टी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है वो पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी है या फिर कोई दूसरा नेता? क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को तो करना वही है जो वो चाहते हैं। उन्हें ना तो संगठन की फिक्र है और ना ही आला नेताओं के किसी संदेश और चेतावनी की। ऐसे नेताओं में सबसे आगे है पूर्व सीएम अजीत जोगी। संगठन का कोई भी एजेंडा हो, संगठन का कोई भी हुक्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, अजीत जोगी का मन किया तो जाएंगे, नहीं किया तो घर पर ही पार्टी मनाएंगे। इतने पर भी कोई बात नहीं। हद तो तब होती है जब जोगी प्रदेश कांग्रेस संगठन के बराबर ही अपने एजेंडे का ऐलान कर देते हैं। अब राहुल गांधी के दौरे को ही देख लीजिए। संगठन अपनी तैयारियों में जुटा है तो जोगी अलग। नियम तो ये है कि कोई भी बड़ा नेता सियासी दौरा करेगा तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को खबर देना जरूरी है, मगर हर बार की तरह जोगी ने इसकी खबर पार्टी को देना मुनासिब नहीं समझा। जो तैयारी चल रहा है, क्या ये संगठन के संज्ञान में है? हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कहीं भी आ जाते हैं। जोगी जी के दौरे के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अपनी तैयारी कर सकते हैं क्या नेता अलग-अलग? जानकारी नहीं, मुझसे कोई बात नहीं। इस मसले पर जोगी से पूछा गया कि मामला क्या है, तो अक्सर इशारों में बात करने वाले जोगी यहाँ भी इशारों में सब कुछ कह गए। यहाँ तक कह दिया कि वो ही संगठन है। संगठन की मैं स्वतः ही संगठन की तरफ से हूँ और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य हूँ। बघेल का लहजा बताता है कि इस मसले पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि जोगी ना तो कुछ समझने वाले हैं और ना ही कुछ मानने वाले। ऐसे में पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करने के लिए आ रहे राहुल से पार्टी नेता कितना सीखते हैं, उनकी नसीहतों का कितना असर होता है, देखना होगा, क्योंकि इतनी आसान नहीं डगर पनघट की। जांजगीर से एक्सप्रेस रिपोर्टर कुंज बिहारी साहू के साथ रायपुर से सत्येंद्र कुमार सिंह। एक्सप्रेस एजेंडा में हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी। साथ ही इस खबर पर जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह जी। सत्येंद्र जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस एकजुट होने का दावा करती रही है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या कांग्रेस का जो संगठन है वो अजीत जोगी को झेल नहीं पा रहा है? क्या बात आखिर है क्या? देखिए, हमें लगता है झेलना ये उस हद तक जाती बात जब इस पूरे मामले को लेकर पार्टी कुछ कर पाती, अजीत जोगी का कुछ बिगाड़ पाती। लेकिन हमें लगता है अजीत जोगी का कद अब काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है, या यूं कहें कि अजीत जोगी खुद को अपने को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि लाख कोशिश के बावजूद, लाख लापरवाही के बावजूद, लाख अनुशासनहीनता के बावजूद, लाख पार्टी के अनुशासन को तोड़ मोड़ के पेश करने के बावजूद उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालात ये है कि आपने जो पूरे इस राहुल गांधी के दौरे के दरमियान इन दोनों नेताओं के बारे में, संगठन और अजीत जोगी के बारे में पूछा राकेश जी, दो बड़े नेता
जो भूपेश बघेल का मैं नाम लेना चाहूंगा और अजीत जोगी, दोनों जांजगीर में हैं, लेकिन इतने दोनों के बीच में रिश्ते इतने तल्ख हैं कि दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात नहीं की है। दोनों एक मुद्दे पर एक चीज की वजह से जांजगीर में हैं, वो है राहुल गांधी का दौरा। लेकिन राहुल गांधी के दौरे के लिए भूपेश बघेल अलग बैठ के ले रहे हैं और अजीत जोगी अलग बैठ के ले रहे हैं। सत्येंद्र जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, तो क्या ये आरोप सही होगा कि अजीत जोगी समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं? निश्चित रूप से, और ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब उन्होंने संगठन को ठेंगा दिखाया है, संगठन की नाफरमानी की है और संगठन के समानांतर खुद का संगठन चलाने की कोशिश की है। जैसा कि हमारे उस पूरी रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि पूरे मामले को लेकर अगर वो चाहते हैं तो बैठक में जाएंगे, अगर उनको नहीं मर्जी है तो वो नहीं जाएंगे, अपने घरों पर पार्टी के नेताओं को बुला लेंगे, कभी शक्ति प्रदर्शन कर लेंगे 12-15 विधायकों को लेकर कि आपके साथ संगठन के साथ मात्र 13-14 विधायक है, हमारे साथ 15 विधायक है। सत्येंद्र जी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज जी है। मनोज जी, क्या कांग्रेस के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है, या फिर वो जो फिल्मी गाना है कि मेरी मर्जी? तीनों बात आपकी मैं सहमत हूँ कि वो कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी और उनकी मर्जी भी है। असल में पहले मुख्यमंत्री रहे वो छत्तीसगढ़ से उस हैंगओवर से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। उनकी हमेशा महत्वाकांक्षा जो रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट रहे थे तब से आप देखिए या जब वो नेता बने तब से। पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार पटेल, जिनका नक्सली हमले में देहांत हो गया, या अभी भूपेश बघेल, वो अपने से सबको छोटा नेता मानते हैं और अब उनके बाद शुक्ल बंधुओं के बाद अब कोई बचा नहीं वहां, तो इसलिए वो अपने आप को निर्विवाद रूप से स्वयंभू स्वघोषित सबसे बड़ा नेता मानते हैं। इसलिए उनको ये लगता है कि पूरा जो संगठन है वो इनके इशारे पर चले। निश्चित तौर पर सत्येंद्र, राहुल गांधी आ रहे हैं, कई मुद्दों के साथ होंगे। छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हट करके है, क्या जो कांग्रेस का जो फार्मूला बनते हैं, कभी छत्तीसगढ़ को लेकर के जब नया नेतृत्व लाते हैं तो कहीं हाईकमान इस फार्मूले पर विचार नहीं करता है कि अजीत जोगी की सेवाएं राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं? अगर वो जन नेता है तो आदिवासी क्षेत्र जो दूसरे प्रदेश हैं उनकी सेवाएं वहां ली जाए, छत्तीसगढ़ से उनको बाहर किया जाए। अजीत जोगी जाना ही नहीं चाहते। आपको याद होगा राकेश जी, आप तो बखूबी अजीत जोगी को काफी पहले से देख रहे होंगे। अजीत जोगी के बारे में कई बार ये प्रस्ताव आया कि वो राज्यपाल बन जाए कहीं पे, जब यूपीए गवर्नमेंट की थी, यूपीए सरकार थी। लेकिन अजीत जोगी चाहते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें अपने वजूद को बचाए रखना है तो उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहना ही पड़ेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि अजीत जोगी वैसे नेता है जो अपने एक जनाधार की वजह से जाने जाते हैं। लोकप्रियता में उनका कोई जोर नहीं, उनका एक अलग वजूद है, अलग पहचान है। एक सवाल और यहाँ पे खड़ा होता है, अगर संगठन कहेंगे, ये मान के चला जाए कि वो जोगी के सामने नतमस्तक है और उनको कहीं ना कहीं हाईकमान का वरदहस्त है। देखिए, हमें लगता है हाईकमान का तो वरदहस्त है। अगर हाईकमान का वरदहस्त नहीं होता तो जितनी ज्यादा अनुशासनहीनता अजीत जोगी ने की है, हमें नहीं लगता कि दूसरा कोई नेता होता तो उसे संगठन बर्दाश्त करता या आला कमान बर्दाश्त करता। एक तरफ से पार्टी ने उन्हें ये हाशिए पर लाकर जताने की कोशिश की कि अगर आपने कुछ भी अगर पार्टी की लाइन से हटकर काम किया तो फिर आप पर गाज गिरेगी। लेकिन बावजूद अजीत जोगी लगातार करते जा रहे हैं, पार्टी की अनुमति नहीं लेते, लगातार राजनीतिक दौरा करते हैं, पार्टी की अनुमति नहीं लेते, राजभवन में अपने कई सारे विधायकों को, अपने समर्थक विधायकों को बुला लेते हैं, पार्टी से अनुमति नहीं लेते, अपने बेटे के साथ, अपने बेटे को लेकर अमित जोगी को जो भूख से एक मौत हुई उसकी वजह से तमाम उदाहरण है कि उन्होंने पार्टी संगठन को दरकिनार रखा है। मनोज जी, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा, अजीत जोगी को लेकर के क्या जब राहुल गांधी आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर रमन सरकार के खिलाफ हमलावर होंगे, कई मुद्दे हैं, लेकिन उनके लिए एक चुनौती ये होगी कि छत्तीसगढ़ में पहले अपने घर को, कुनबे को ठीक किया जाए, उसके लिए कोई आपको रास्ता नजर आता है? रास्ता तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी भूपेश बघेल ने जान झुकी कांग्रेस में, तो मुझे लगता है कि नेतृत्व को उनको थोड़ा फ्री हैंड देना पड़ेगा। ये अजीत जोगी पर या कार्रवाई करें या जैसा कि सुझाव है कि उनको दिल्ली भेज दिया जाए, क्योंकि अजीत जोगी के, लेकिन जैसा कि हमारी रिपोर्ट में हमारे बिल्कुल अजीत जोगी के सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि वो जाना ही नहीं चाहते, राज्यपाल के पद को भी ठुकरा चुके हैं, अब दूसरी पीढ़ी आ गई, उनका पुत्र सक्रिय है, फिर भी उनका मोह छत्तीसगढ़ से है, उनका पुत्र सक्रिय है, लेकिन फिर भी आला कमान को कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब वो रास्ता क्या हो सकता है सत्येंद्र जी, जाते जाते ये भी बता दीजिए।
ये रास्ता कोई है? रास्ता क्या? हमें लगता है कि अजीत जोगी खुद को मजबूत करने की दिशा में एक बेहतर कदम उठा रहे हैं। संगठन का चुनाव सितंबर में होना है और अजीत जोगी ने पूरी तैयारियां कर ली है। और मैं आपको एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दूं कि उन्होंने अपने घर में बाकायदा एक पैरेलल जो पीसीसी का जो दफ्तर तरीका जो कार्यालय है वो तैयार कर लिया है। मतलब ये बात सच है कि समानांतर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं अजीत जोगी। सत्येंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी भले ही राज्यों के दौरे पर जाकर मीडिया की सुर्खियां बन जाते हों, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल अजीत जोगी छाए हुए हैं, जिन पर आरोप है कि वो कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों को भरोसे में नहीं लेते हैं और अपनी अहमियत का एहसास कराने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता होने के कारण जोगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए जरूरी ही नहीं मजबूरी बनकर सामने है। लेकिन सवाल यही उठता है, यही सच है तो क्या फिर राहुल गांधी को उन्हें ही पार्टी की कमान सौंप नहीं देना चाहिए? एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां नाकाम हो रहे हैं मोहन प्रकाश। लाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत बुंदेली परंपरा के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र खुरई। कार्यक्रम में पधार रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक वंदन अभिनंदन। सभी इष्ट मित्रों, बंधु बांधव सहित सादर आमंत्रित है। दिनांक 12 जून 2015, दिन शुक्रवार। आयोजन स्थल नवीन कृषि उपज मंडी खुरई। निवेदक भूपेंद्र भैया, विधायक खुरई एवं मंत्री मध्य प्रदेश शासन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये तो बात हुई कांग्रेस की ताकत या फिर कमजोरी बन गए अजीत जोगी की। इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के हालात सही नहीं है। अब बात हताश और निराश मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिसके छत्रपों में गुटबाजी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हम बात करेंगे प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश की। जून 2013 में जिन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर मोहन प्रकाश का जादू मध्य प्रदेश में नहीं चल पाया। विधानसभा चुनाव हार गई, लोकसभा की सीटें गंवाई, नगर निगम में भी हारी और उपचुनाव भी। इन हारों के बाद भी हाईकमान को उन पर भरोसा है। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि क्या वो अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निभाने में सफल आखिर क्यों नहीं हुए? ये कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश हैं। जून 2013 से मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। भेजे गए इसलिए थे क्योंकि खाते में कर्नाटक विधानसभा की जीत थी और तत्कालीन प्रभारी बीके हरिप्रसाद की शिकायतें थी। मोहन प्रकाश कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव नजदीक थे। राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश को लेकर खासे चिंतित थे, तो प्रभारी बना दिया। प्रभारी तो बदल गए, लेकिन प्रदेश के हालात नहीं बदले। दिल्ली में बैठकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चलाते हैं मोहन प्रकाश। गाए बगाए मध्य प्रदेश में तो दिखते हैं, लेकिन ऐसी कमरे में ही बैठकर काम करते हैं। यानी सीधा कहा जाए तो प्रदेश के सियासी मिजाज से नावाकिफ हैं। लगातार चुनावों में हार तो यही बताती है, लेकिन इन हार के बाद भी उनका यूं जमा रहना उनकी पार्टी आला कमान से नजदीकी दर्शाता है। मोहन प्रकाश जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव होने के साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। प्रभारी होने के साथ वे कर्मठ और विचारक नेता के रूप में इस देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और जब से उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रभार संभाला है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस परिस्थिति जो विपरीत दौर से गुजर रही है, उसके बावजूद भी हमारी एकजुटता से हम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के आगे एक नकेल का काम कर रहे हैं। गरुड़ विधानसभा उपचुनाव में वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन चुनाव जिताने में नाकाम। प्रचार करने मैदान में उतरेंगे मोहन प्रकाश। प्रदेश के बड़े नेताओं को भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी सौंपेंगे, लेकिन कितना असर होता है उनकी नसीहत का और जनता पर कितना जादू चलता है,
देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर कृष्णा द्विवेदी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा जी। अनिल जी, निश्चित तौर पर मोहन प्रकाश मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन जो गुटबाजी में उलझी है कांग्रेस, जो छत्रप है, जिनसे अरुण यादव समन्वय नहीं बना रहे, कम से कम उन पर ये आरोप लगते हैं, वो सब तो मोहन प्रकाश पर भी भारी साबित हो रहे। अनिल जी आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, हम आपसे भी यही सवाल करेंगे। कहने को वो प्रदेश प्रभारी हैं, लेकिन यहाँ के जो छत्रप हैं वो उन पर भारी साबित हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल राकेश जी, निश्चित रूप से उन पर छत्रप भारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो समय एक तो दे नहीं पाते हैं। एक तरह से कांग्रेसियों के बीच उनकी छवि प्रवासी नेता की है कि वह आते हैं, चुनाव के पहले इन मौके पर आते हैं, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ समय बिताते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी मजबूत परेशानी है वो है गुटबाजी। भोपाल में हम आपको याद हो, चुनाव के समय भी देखा है और हालिया वक्त में भी देखते हैं कि बड़े नेता आते हैं, बंगले पे समर्थकों से मिलते हैं, चले जाते हैं। पीसीसी की दहलीज तक कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, इन जैसे बड़े नेता कभी कभारी अगर आपको चुनाव के वक्त दिख जाए तो बात है। ऐसे में वो कार्यकर्ता उनसे मिल पाते हैं जो उनकी गुडबुक में हो। बाकी आम कार्यकर्ता जो केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है, जो आपने बात कही है कि मोहन प्रकाश प्रदेश प्रभारी है, लेकिन जो छत्रप है, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, सिंधिया है, क्या ये उन पर भी भारी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका जो अनुशासन का डंडा, जो उन्होंने कहा था विधानसभा के पहले की कार्रवाई की जाएगी, नतीजे देखेंगे, लोकसभा में कहा, नगरीय निकाय में देखा, लेकिन अभी तक मतलब आप कह रहे हैं कि मोहन प्रकाश प्रदेश प्रभारी की भूमिका में ना नेताओं के बीच में समन्वय बना पाए हैं और ना कोई उपलब्धि। खैर रुकिए, हम आपको रोकना चाहेंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल कुशवाहा जी। अनिल जी, पीसीसी अक्सर आते हैं और बंद कमरों में बैठक लेते हैं प्रदेश प्रभारी, ज्यादातर वो जमीनी नेता के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मोहन प्रकाश क्यों फेल हुए और उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है कि वो नेताओं को कम से कम एक साथ तो लेकर चल सकते थे। अनिल जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा? चलिए फिर हम एक बार स्टूडियो लौटते हैं और मनोज जी आपसे भी यही जानना चाहेंगे। एक पहचान जो है वो बंद कमरे की रणनीति बनाने वाले नेता के तौर पर है मोहन प्रकाश की, लेकिन वो 10 जनपद के करीबी हैं। कहीं ना कहीं आखिर वो कमजोर कड़ी क्यों साबित हो रहे हैं दिल्ली और भोपाल के बीच में? देखिए राकेश जी, जैसा आपने कहा कि वो बंद कमरों में रणनीति बनाने के माहिर है, पूरी कांग्रेस के साथ यही हो रहा है कि पूरी कांग्रेस बंद कमरों में रणनीति बनाती है। लेकिन अभी जो स्थितियां, या कांग्रेस को खड़ा होना है तो उसको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। यहाँ कांग्रेस के सामने दो बड़ी चुनौतियां, एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन और दूसरा उसके मुखिया शिवराज सिंह जो सरकार के मुखिया हैं, उनकी अपनी एक छवि है और जिसके कारण से कांग्रेस को दिक्कतें आ रही हैं। और जब तक ये दिक्कतों का सामना करेंगे, जब तक कि वो सड़क पर उतर के लड़ाई न लड़े, इसके लिए चाहे वो प्रभारी बदलें, जो भी प्रभारी आएगा उसको शुरुआत सड़क से करना पड़ेगी, ना कि बंद कमरों से। लेकिन अभी पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे, निश्चित तौर पर प्रदेश प्रभारी के तौर पर उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। क्या लग रहा है कि राहुल को सामने रखकर भी क्या वो प्रदेश कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? नहीं, देखिए राहुल गांधी आएंगे, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सकते हैं जैसा महू में किया है, लेकिन सड़क पे लड़ाई कार्यकर्ताओं को लड़ना होगी और कार्यकर्ताओं के लिए उनके नेताओं को सामने आना होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप सोनिया गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए या जो भी बड़ा नेता आ जाए, लेकिन जो लड़ाई है कार्यकर्ताओं को बूते लड़ना है। जब तक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, बड़े नेताओं की गुटबाजी समाप्त नहीं होगी, उन्हें एकजुटता करके सड़क पे नहीं लाया जाएगा, तब तक ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही रहेगी। चलिए अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अनिल जी हमारे साथ जुड़े क्या? अनिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? प्रॉब्लम क्या रही है भाई? चलिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहन प्रकाश, कांग्रेस में जिम्मेदारी तो कभी फिक्स नहीं हुई, लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश प्रभारी के तौर पर आप कहें तो उनके खाते में कोई उपलब्धियां हैं क्या? तकनीकी खराबी के कारण अनिल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, इसी सवाल पर हम आपका जवाब चाहेंगे कि उनके खाते में कोई उपलब्धियां हैं क्या, और नहीं है तो फिर हाईकमान उनको मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं क्यों देने को मजबूर कर रहा है? देखिए राकेश जी, पिछले 3 विधानसभा चुनाव से 2 लोकसभा चुनाव से देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस प्रभारी बदलती रही है। तो ये अकेले मध्य प्रदेश में मोहन प्रकाश का फेल्यूर नहीं, पूरी कांग्रेस ही फेल साबित हो रही पिछले 3 विधानसभा चुनाव या लोकसभा से। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तो मध्य प्रदेश के स्थानीय जो बड़े नेता हैं उनकी फिक्स होना चाहिए। जब तक उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तब तक कांग्रेस रिजल्ट नहीं दे पाएगी, चाहे फिर प्रभारी मोहन प्रकाश हो
चाहे फिर हरीश रावत हो या कोई और हो। चलिए, अनिल जी से हमारा पूरा संपर्क नहीं हो पाया, फिर भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। मोहन प्रकाश, कांग्रेस के रणनीतिकारों में शामिल एक बड़ा नाम, जो जननेता तो नहीं बन सके लेकिन कमराबंद राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ उसी भूमिका में वो नजर आए। अब जब चुनाव दूर दूर तक नहीं है तो वो विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते नजर आ जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव पर छत्रपों से समन्वय नहीं बना पाने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि जब मोहन प्रकाश अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके प्रदेश प्रभारी रहते उपलब्धियों का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाते में लगातार हार की भरमार है। आखिर आएंगे तो फिर कैसे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में अच्छे दिन, क्योंकि मोहन प्रकाश देकर भी अंधेरे से कांग्रेस को बाहर नहीं निकल पाए हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कांग्रेस के सर्कस से निकला है एक और तीर। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके और था, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुप चुप सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत बुंदेली परंपरा के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र खुरई। कार्यक्रम में पधार रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक वंदन अभिनंदन। सभी इष्ट मित्रों, बंधु बांधव सहित सादर आमंत्रित है। दिनांक 12 जून 2015, दिन शुक्रवार। आयोजन स्थल नवीन कृषि उपज मंडी खुरई। निवेदक भूपेंद्र भैया, विधायक खुरई एवं मंत्री मध्य प्रदेश शासन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। व्यापम घोटाले के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने के लिए अब नया आरोप लगाया है। आरोप यह है कि सरकार ने मैग्नीज की एक खदान का आवंटन नियमों को ताक पर रखकर किया है। इल्जाम तत्कालीन कलेक्टर गुलशन बामरा समेत कई खनिज अफसरों पर भी लगा है, और निशाने पर कोई और नहीं, मुख्यमंत्री और उनका परिवार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की गाड़ी सरपट दौड़ रही है बिना किसी खतरे के, लेकिन 10 साल से भी ज्यादा वक्त से विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार को घेरने की हमेशा कोशिश में लगी रहती है। कभी व्यापम मुद्दे पर तो कभी बिजली पानी के मसले पर। कांग्रेस ने तरकश से इस बार नया तीर निकाला है। आरोप है कि मैग्नीज की खदान का आवंटन नियमों के खिलाफ किया गया है। अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इल्जाम सरकार पर भी है और अफसरों पर भी। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाए और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जो अनुबंध हुआ है खनिज विभाग से, उसके फॉर्म R4 में इस भूमि पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का एग्रीमेंट भी किया गया है, जो आज तक नहीं लगी है। यह खदान 11 जनवरी 2007 से 21 जनवरी 2017 तक
आवंटित की गई है। कुल मिलाकर यह अपराध जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक गंभीर दुराचरण का मामला है। कांग्रेस का आरोप लगा था सरकार पर, तो पलटवार तो होना ही था, क्योंकि जानते हैं खामोश रहेंगे तो छवि बिगड़ सकती है। बचाव में 2 मंत्री सामने आए। पहले परिवहन मंत्री बोले कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद, सरकार मानहानि का केस करेगी। जो आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा के द्वारा लगाए गए हैं वह पूरी तरह से तथ्यहीन है, असत्य है। जिस माइनिंग लीज की वो बात कर रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि कोई भी एसएस मिनरल्स नाम की लीज अभी तक बालाघाट जिले में नहीं हुई है। उसमें किसी भी एसएस मिनरल्स नाम की कोई भी लीज अभी तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा आवंटित नहीं की गई है। आज भी उन्होंने बिना तथ्यों के बिना किसी आधार पर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर फिर सरकार उनके विरुद्ध मानहानि का दावा करेगी। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी बचाव में आगे आए। कांग्रेस को बीमार बताया, बीमारी का नाम भी उजागर किया, शिवराज फोबिया है। सब बातें हवा की हैं, कोई एक तथ्य नहीं मिलता है। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेताओं की जो ये मनोवृत्ति मध्य प्रदेश में है, ये जनता को धोखा देना मैं मानता हूं, जनता के साथ छलावा है। और इस प्रकार की ये तथ्यहीन बातें करके जो प्रयत्न कांग्रेस कर रही है शिवराज सिंह जी चौहान की छवि उनके परिवार की बिगाड़ने की लगातार, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस और उनके नेताओं को बुरी तरह मध्य प्रदेश में नकार चुकी है। विपक्ष तो हल्ला करेगा ही, सरकार को घेरना और सवाल खड़े करना उसका काम ही है। लेकिन आरोपों में कितना दम है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार को घेरने में कितना कामयाब हो पाती है कांग्रेस। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय सिंह। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभु पटरिया जी। प्रभु जी, कांग्रेस के तर्कस से एक और तीर क्या निशाने पर लगा है? राकेश जी, इस तीर को देखा जाए तो कांग्रेस का ये पहला तीर है जो निशाने से भटका हुआ दिख रहा है। के मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद ही प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भूपेंद्र सिंह और उमाशंकर गुप्ता ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस के कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उन आरोपों में कोई दम दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल जो भूपेंद्र सिंह ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उसके अनुसार जो खदान, जिस खदान की ये बात कर रहे हैं वो खदान बैहर तहसील में बालाघाट जिले की और लीला भलावी के नाम पर है। 25/11/2006 को वो आवंटित हुई थी। आदेश क्रमांक और तारीख जो के मिश्रा आरोप लगा रहे हैं तो वही है, जो भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं वो भी वही है। जो खसरे बताए जा रहे हैं तो खसरे 3-4 खसरों को छोड़ दें तो सारे खसरे भी आपस में मेल खा रहे हैं, लेकिन खदान मालिक का नाम और खदान की जगह ये मेल नहीं खा रही है। मैं राकेश जी आपको बता दूं कि न्यूज एक्सप्रेस ने के मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तहकीकात की है। खनिज विभाग की वेबसाइट पे भी पूरे दस्तावेज हैं। राज्य सरकार ने जितनी खजाने आवंटित की हैं सबके दस्तावेज उस पर पड़े हुए हैं। तो उससे भी यही साबित हो रहा है कि जिस आदेश क्रमांक के साथ 25/11/2006 को खदान आवंटित होने की बात की जा रही है वो लीला भलावी के नाम पर है और वो जगनटोला गांव है बैहर तहसील का, वहां पर है। मैग्नीज की खदान है, बिल्कुल सही है ये। और जो एसएस चौहान के नाम पर जो खदान की बात की जा रही है कोनिया कटंगी। चलिए प्रभु जी, मनोज वर्मा जी स्टूडियो में उनसे पूछते। तो मनोज जी, ये जो कांग्रेस का एक नया हमला है ये सियासी खेल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से भी पिछले 2-3 दिनों में हम देखें तो पहले 2 किस्तों में कुछ मंत्रियों को निशाना बनाया गया और आज ही जो दस्तावेज पेश किए गए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने एक टेंडेंसी पूरे व्यापम मामले में डीमेट में और इसमें भी देखें तो हिट एंड रन जैसी है कि वो एक आरोप लगाते हैं। चलिए, मतलब इंतजार करना होगा, समय समाप्त हो रहा है। प्रभु पटरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज वर्मा जी, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के आरोप कितने गंभीर है ये तो उसे साबित करना होगा, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे आरोप पहले भी कई बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए जा चुके हैं, जो चुनावी मुद्दा भी बने, लेकिन न तो कोर्ट ने इन्हें गंभीरता से लिया, न ही प्रदेश की जनता ने। हर आरोप को जुटलाकर मजबूत होकर उभरे शिवराज के लिए फिर भी जरूरी है कि वो इस सियासी संकट से भी जल्द बाहर निकले।
एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही। कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। भी देखे नई खबर नए अंदाज में न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।